नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याएं मन की ऊर्जा का दुरुपयोग की वजह से है। इसीलिए अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ लें तो हम अपने जीवन को काफ़ी आसान और एक कामयाब जीवन बना सकते हैं। आज की यह प्रस्तुति को पूरा देखने के बाद आप खुद यह महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझकर अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। मित्रों, मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने में जाता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। किसी भी चीज की व्याख्या चेतन मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबसे पहले तो ये जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ छुपी है। मन यानी कि हमारा माइंड कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर है, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो ये एक हार्डवेयर है। मगज एक भौतिक चीज है, जैसा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले यह समझें कि हमारा मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से दो भाग हैं। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता रहता है। यानी कि अवचेतन मन 240 घंटे काम करता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो तब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, यह सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सेंसेशन पर नियंत्रण यानी हमारी आँखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स यानी विचार करना, ये चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। लॉजिक यानी तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। एनालिसिस यानी किसी भी चीज का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया करता है। अपॉर्चुनिटी यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। जजिंग यानी सही और गलत की परख करना, जैसे क्या सही है और क्या गलत है, ये सब चेतन मन के द्वारा ही होता है।
डिसीजन यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, ये भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज़ का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब चेतन मन ही तय करता है। डिज़ायर मतलब किसी भी चीज़ के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में न जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदनाएं, यह दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब यादशक्ति। यादशक्ति के 3 स्टेप होते हैं, रजिस्टर, रिस्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग। चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वह अंतरात्मा की आवाज़ बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर आवाज़ आती है कि यह काम गलत है। यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल ध्यान यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। ये त्रिकालदर्शी है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन ऋषि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्त्रेदमस इतना प्रसिद्ध हुआ। IQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट, भावनात्मक गुणांक। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि IQ ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार IQ के कारण को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारतीय, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च IQ के थे, पर इनमें IQ उच्च नहीं था, इसलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर IQ बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। विजडम यानी कि बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब जब आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। दोस्तों, मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड देता हूँ कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख ज़रूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सबसे इलाज करवा कर देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि यह अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है।
और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर यह लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो ये मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वह रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए। जबकि सच यह था कि ना तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था। लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी बीमारी को भी खुद ठीक कर लिया। इससे तो यह बात साफ है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों, ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती है, गई और राम को वहां जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचे, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचे। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। जैसे श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल घिराते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर यह देख सकते हैं, वहाँ के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है और वहाँ हमेशा ही हरियाली बनी रहती है। यह श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन्स पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहे। जैसे मेरे स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। यानी हमारा मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन भी दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह होता जरूर है। इसलिए चेतन मन जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 240 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगे होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा बीटा। तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे 20 से 25 प्रति मिनट तक चल रही होती हैं, जो कि यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है, जो कि इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, तथा इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है और इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, जो कि इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था भी कहते हैं। तथा इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक भी होते हैं। डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है।
और इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचानी हो तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो, जो कि वह है अल्फा अवस्था। इसलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह बात या चीज़ आपकी आदत में शुमार हो गई है, और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अब अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दिया है और वह काम आपको बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आया होगा। आपको प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा राजीव इंस्पायर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सीख की तरफ। आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन से ज्यादा है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया, पर क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी कम समय में। ये तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपका दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सोचना भेजोगे आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है। इसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपकी अवचेतन मन तो 2400 घंटे सक्रिय रहती है, पर ये रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मकसद आपको ये बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिकली नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्ट अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनट में जो मैं बोल रहा हूँ उसे अपने किया तो वो ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनट में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वो पा सकते, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं उसे समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वो आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता था। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया, और कई नेगेटिव चीज है। उन 5 मिनट में हम जितने चिंता वाली चीज हैं उसे सोचते हैं, और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके दिमाग की नेचर ही है। इस समिति ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि हमको आखिर उन 5 मिनट में करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वह सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उसी समय उन सब चीज़ों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूँ कि ये आपको एक छोटी सी चीज़ लग रही होगी, पर ये आपकी ज़िंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए, उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उसे समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वो जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे तब आप देखने कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगे। जब शांत हो जाए उसके बाद आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो, अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, और जो चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीज़ हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। और इस वीडियो का मेरा मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन तकनीक को आप उसी वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उसी वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हज़ारों गुना ज़्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप ज़रूर जानना चाहोगे। मैं आपको सबकॉन्शियस मन के बारे में कई चीज़ों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमज़ोरी के बारे में भी सुन लो।
इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीज़ हैं, सबकी कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी है डिस्टिंक्शन, यानी फ़र्क को समझने की कमज़ोरी। आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सब चीज़ों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक। इसीलिए जो आप सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है, और अगर आप उसे चीज़ को लेकर डट रहते हो तो वो सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो तो वो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी डिफ़िकल्ट आदत डेली रात को नेगेटिव चीज़ों को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीज़ों को सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है, और असल में आपकी ज़िंदगी में वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ निगेटिव चीज़ों को सोचा तो आपका आप चेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्ट आप उसे कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वो नहीं होगा इसी नेगेटिव सोच के चलते। डायरेक्ट को नकारात्मक चीज़ों में बढ़ रहे हो। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। रात के सोने के पहले उसे पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीज़ों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मज़ा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, पर आप क्या कर रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, कुछ और खरीद रहे हो। कुछ पैसे लेके मार्केट तो जा रहे हो और खरीदी जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो, और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गया है। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है। आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वो जो मार्केट है वो ये दुनिया है। इसीलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को सोचो लाइफ में, चाहे आप कुछ भी कर लो। कुछ भी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट दिन आपका एग्ज़ाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ ज़रूरी काम करना है आपको, तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वो अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगा। सोने के बीच की वो टाइम एकदम चमत्कारी समय होती है, तो इस समय का पूरा फ़ायदा कैसे उठाएं वह मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आज रात ही आप इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीज़ हैं उसे सोचना और देखना। 95% चांसेस है ये आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। सीख कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बढ़ते हैं अगले सीख की तरफ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है और कोई दूसरा आपको कभी बताया भी नहीं। आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हो। ये पूरी तरह से संभव है। ये कोई सच या कोई फिक्शन नहीं है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि हमारा दिमाग एक मोबाइल या कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर की स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज़ में और रैम की साइज़ होती है जीबी में, बिल्कुल उसी तरह आपकी दिमाग की भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, और वही यह तय करता है कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मोबाइल फ़ोन की रैम और प्रोसेसर ये तय करती है कि वो फ़ोन कितना फास्ट काम करेगा। आप अपने दिमाग के भी रैम और प्रोसेसर को बूस्ट कर सकते हो, पर इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, यानी तरीके होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मुश्किल तरीके हैं, पर ऐसे कई आसान तरीके भी हैं जिससे आप अपने दिमाग को शार्प यानी बहुत तेज़ बना सकते हो। सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट की एक तकनीक को फॉलो करो। आप इस पोज में बैठ जाओ। उसके बाद आप सिर्फ 4 बार ज़ोर ज़ोर से सांस लो। उसके बाद आपको अपने नाक के दोनों साइड से नहीं, एक साइड से सांस लेना है। आप अपने राइट यानी दाएं हाथ के किसी भी अंगुली यानी फिंगर से अपने राइट यानी दाएं नाक को बंद कर दो। दाएं हाथ से नाक की दाईं साइड को बंद कर दो, और बंद करने के बाद आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक से सांस लो और छोड़ो। और फिर बिल्कुल ऐसे ही इसके उल्ट अपने लेफ्ट यानी बाएं हाथ से बाएं नाक को बंद कर दो, और अपनी राइट यानी दाएं नाक से सांस 10-15 बार राइट से यानी दाएं से और 10-15 बार लेते रहो। यानी सामान्य तौर पर आप अपने दोनों नाक से सांस लेते हो, और इस तकनीक में फ़र्क ये है कि आप अपने एक नाक के सांस ले रहे हो। और ये ध्यान रखना,
सांस आपको जोर जोर से लेना है, मतलब जैसे आप नॉर्मली यानी सामान्य तरीके से लेते हो वैसे नहीं लेना है। आप जोर जोर से जितनी हवा अपने अंदर खींच सको उतना खींचना कम से कम 5 मिनट के लिए डेली जरूर करो। जब आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक को बंद करके सिर्फ दाईं नाक से सांस लेते हो तब वो सांस ऑफ ऑक्सीजन आपकी दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी बाएं तरफ की दिमाग में जाती है और आपकी दिमाग की उसे लिफ्ट यानी बाईं साइड की ऊर्जा को बढ़ाती है, और आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो आपकी दिमाग की तार्किक कैपेबिलिटी यानी तर्क क्षमता को कंट्रोल करती है। मतलब अगर आपकी मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स कमजोर है तब आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़े तब आपको ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। लॉजिक बढ़ने से आप बहुत तेज हो जाओगे, मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपको झट से समझ आ जाएगा कि आपको यह करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। जब आप अपने दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेते हो तब आपके दिमाग की दाईं साइड की ऊर्जा बढ़ती है, और आपकी जो राइट हेमिस्फीयर यानी दिमाग का दायां हिस्सा है, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तब आपकी अंदर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी तब आपकी जो स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपकी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ेगी और आपको किसी से पारस्परिक में बात करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर की टैलेंट को जागृत करती है, और तब आप अपने अंदर की टैलेंट यानी प्रतिभा को पहचान लोगे। जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो आप सांस लेते हो, वो आपके दिमाग के अंदर की सेल्स न्यूरॉन्स जिसकी शक्ति तनाव के चलते काम हो जाती है, वो वापस से जैन लगती है और उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। और इस तकनीक की खास बात यह है कि आप जब नाक की एक साइड से सांस लेते हो तब वो आपके दिमाग की एक ही दिशा एक स्पेशल तरीके से प्रभाव करता है। एक स्पेशल तरीके से आपके दिमाग के अंदर की सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचती है, और उसी के चलते आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाती है। दिमाग को अगर आपको तेज करना है और अगर आप चाहते हो कि आपकी दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करे तब आपको एक अच्छी नींद की ज़रूरत। अच्छी नींद के बिना आपकी जो दिमाग की एफिशिएंसी है वो काम हो जाती है। मतलब आपकी ब्रेन 1 सेकंड में कितनी चीज़ों को समझ सकती है, वो जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उसके बीच की जो कनेक्शन है वह कमज़ोर हो जाती है। आप ये कैसे पता करोगे कि आप जो डेली रात को सोते हो उसी समय की नींद अच्छी थी या खराब? इसका आंसर यानी इसका उत्तर ये है कि अगर आप जब सुबह उठते हो उसी समय आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हो तब आप एक अच्छी नींद में सोए थे। और मैं ये सुरेली कहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ ही लोग सुबह सुबह ऐसा महसूस करते हो। जहाँ तक लोग तो सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। नींद हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है, और आपकी दिमाग पूरे दिन किस ऊर्जा के साथ काम करती है वह आपकी नींद पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब ये तो कहते हो कि आपको मानसिक स्तर पर थकान महसूस हो रही है, पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर आपकी दिमाग रात के वक्त ठीक से रिपेयर नहीं होगी, मतलब अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग पूरी फुल पावर में कैसे काम कर सकता है। जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपकी दिमाग की हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है। मतलब दिन भर के काम करने के बाद अब जो थक जाते हो वो रिचार्ज होती है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। जब आप सोने जाते हो तब आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी अगर आप अपने शरीर पे फोकस करोगे तब। मतलब जब आप सोने जाते हो तब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स यानी विचार चलती रहती है, तब आप उन थॉट्स यानी विचारों पे से फोकस हटा के अपने शरीर पे फोकस करो। मतलब ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप जो सोचते हो वो आपकी ऊर्जा खींच लेती है, तो आपको इस अटेंशन को अपने शरीर पे लगाना होगा। अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को महसूस करते रहो, फॉलो करो अपने हाथों को, फॉलो करो अपने पैरों को, और अगर वापस दिमाग थॉट्स की तरफ भागने लगी तब उसी टाइम अपने ज्ञान को वापस अपने शरीर पे लगा दो। इससे आपकी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और आपकी दिमाग आपके शरीर से कनेक्ट है यानी जुड़ी हुई है। इसलिए जब आप शरीर को रिलैक्स करोगे तब आपकी दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगी और आप जल्दी सो जाओगे। आपको सोने जाने के 15 से 20 मिनट बाद नींद आती थी, अब बस 5 से 10 मिनट बाद नींद आ जाए, और अगर आप इस फॉक्स वाली ट्रिक से सो गए तब आपकी नींद काफ़ी गहरी होगी, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बिना मतलब वाली थॉट्स पर खर्च नहीं कर रहे हो। और अगर आपको गहरी नींद आएगी तब आपकी दिमाग की पावर बहुत बढ़ जाए। दूसरे शब्द में कहूँ तो दिमाग तेज हो जाएगी। एक वीडियो में मैंने आपको सोने के पहले उन चीज़ों के बारे में सोचने को कहा था जो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे तकनीक को प्रैक्टिस करना। तो जो आप चाहते हो उसे सोने के बाद जब आप फाइनली ये तय कर लोगे कि हाँ
अब मुझे सोना है। अब उसे समय जब बेमतलब की रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आती रहती है, उसे समय आप अपने शरीर पे ध्यान लगाने वाली ट्रिक को प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम पवेलियन, जो यूनिवर्सिटी और प्रोजेक्टर के एक रिसर्चर है, और रिचर्ड डेविडसन, जो यूनिवर्सिटी मेडिसिन के एक रिसर्चर है, उन दोनों ने कई महीनों के रिसर्च के बाद एक आर्टिकल को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गेम्स आपकी मेंटल फंक्शनिंग यानी आपके दिमाग की सोने की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी यानी किसी चीज को जल्दी से सीखने की क्षमता को डेवलप करता है, और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी गेम्स खेलने से आपकी भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप गेम्स खेलते हो तब आप एकदम फोकस हो जाते हो, मतलब आपकी दिमाग की कंसंट्रेशन वाली परत उससे समय स्टिम्युलेट होती है, यानी उसमें गतिविधि होने लगती है, और उसी के चलते आपकी बाकी चीजों में भी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमें ज्यादा गेम्स नहीं खेलना चाहिए, या फिर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि एंड्रॉइड गेम्स और कंप्यूटर गेम्स आपके लिए खराब होती है। पर मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि गेम्स खराब है, क्योंकि एक्सेसिव गेम्स खराब है। बहुत ज्यादा ओवर गेम्स खेलने खराब ऐसे देखा जाए तो दुनिया की सारी चीज खराब है। ज्यादा पढ़ना भी खराब है, ज्यादा खेलना भी खराब है, पर अगर लिमिट में खेलो तो वो आपको इतना फायदा देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो आपकी दिमाग की पावर को बढ़ाती है। आप गेम्स तो खेलते ही होंगे, इससे आपकी दिमाग तो डेली बेसिस पे बढ़ती ही होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आपकी दिमाग जिस स्टेज पर है उसे आप और ऊपर उठाओ और आप सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक बन जाओ। इसलिए जो सांस वाली तकनीक है और सोने के पहले की गहरी नींद वाली टेक्निक, उसे जरूर प्रैक्टिस करना। इससे आपकी दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमो बुद्ध।